तो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है सीबीएसई क्लास 10th का जो पेपर है 2023 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो रहेगी पार्ट फर्स्ट, जिसपे हम उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। देन फर्दर अदर पार्ट्स में हम इसका पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहने वाला है हमारा पेपर है 2023 का साइंस। तो सबसे पहले ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद से रहने वाला है हमारा फर्स्ट जो है द इमिशन, वही हमारे MCQs हैं, इसमें हमें आंसर्स देना है। द इमिशंस ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज़ ड्यू टू। तो ये सेटअप दिखा रखा है, बर्नर है, लेड नाइट्रेट है, इसमें से एक ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। तो जो ब्राउन फ्यूम्स है ये क्यों निकल रही है, इसमें क्या होगा, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा लेड नाइट्रेट का। जो लेड नाइट्रेट ही हमें दे रखा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट होता है क्या है। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बनेगा PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी फ्यूम्स निकलेगी, और एक बनेगा हमारा ऑक्सीजन। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि जो ब्राउन फ्यूम्स होगी ये किसकी होगी। तो जो हमारी ब्राउन फ्यूम्स रहेगी वो रहेगी किसकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो इसका आंसर रहेगा बी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें हमें इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स। सॉल्यूशन की जो मतलब यहाँ पे से जो सॉल्यूशन X बना है, इससे अगर हम गैस पास कराएंगे, द सॉल्यूशन X टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। पहले वो क्या होगा, मिल्की होगा, और उसके बाद से वो हो जाएगा कलरलेस। तो द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द अबव स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें पूरा सेटअप दे रखा है। यहाँ पे को है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl रहने वाला है। हमें पहले हम इस X को फाइंड करेंगे। तो देखिए ये X रहेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखे Na2CO3, और ये हो जाएगा ट्वाइस HCl। जो HCl क्या है, डाइल्यूट है। तो इनकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा 2NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा X उसने बोल रखा है, तो X क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो उससे फर्दर उसने वो फिर उससे गैस प्रोवाइड करा रहा है, फिर गैस प्रोवाइड कराएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। उसके बाद से फिर वो उसमें वो बोल रहा है कि उसमें फिर से मिलाएंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, कलरलेस। तो हमारा बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी। इसका आंसर रहेगा बी। It turns milky due to the formation of calcium carbonate on passing of the excess of carbon dioxide. It became colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. अब इसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। द टेबल बिलो हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द pH एंड द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक ऑफ द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लाइन ये हमारा विच ऑप्शन इज द टेबल इज अ करेक्ट। तो इसमें हमें सारे इनकरेक्ट दे रखे हैं, हमें फाइंड करना है कि करेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले लेमन जूस, लेमन हमें पता है कि एसिडिक होता है, तो इसने बोल रखा है बेसिक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो तो हमें पता है ये ब्लू होता है, बेसिक होता है। गैस्ट्रिक जूस, ये भी एसिडिक रहने वाली है, लेकिन ये क्या इसको बता रखा है 6। और प्योर वाटर जो रहने वाला है वो क्या हो गया 7, और न्यूट्रल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि है एग्जैक्ट। उसके बाद रहने वाला है हमारा क्वेश्चन 4। अभी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे को जैसे हम पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीज, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद एक हमारा H है और दूसरा हमारे पास क्या है Cl। तो ऐसे ही करके अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा। अगर देखो यहाँ पे को, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप लोग मैच करके देख लो। अगर हम यहाँ पे को 6 रखेंगे, X की जगह 6 रखेंगे, तो हमें Y को भी यहाँ पे को क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे को इतना है
तो इसको भी सेम इज इक्वल्स टू बनना पड़ेगा। तो x की जगह अगर हम 4 रखेंगे और y की जगह हमारा 2 रहेगा और z की जगह 1 रहेगा, तो हमारे ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जा रही है, बैलेंस्ड हो जा रही है। उसके बाद चलता है फिफ्थ क्वेश्चन में, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारी जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या है, तो वॉशिंग सोडा हमारा होता है Na2CO3.10H2O। ये क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। उसके बाद रहने वाला हमारा क्वेश्चन सिक्स्थ, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ABC गिवन बिलो, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हो गया हेक्सेन। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या दे रखा है, देखिए बेंजीन। बेंजीन यानी 6 कार्बन तो इसमें भी है और ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है, तो ये रहेगा बेंजीन। और ये जो रहेगा ये सेम इसी का पार्ट है, ये भी हेक्सेन। तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये दोनों हेक्सेन के आइसोमर्स हैं और B क्या है हमारा, बेंजीन। उसके बाद से रहने वाला है हमारा अगला क्वेश्चन सेवेंथ। क्वेश्चन सेवेंथ है हमारा, द फॉलोइंग डायग्राम शो दैट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग को दिखा रखा है, ये हमारा कैथोड है, ये एनोड, और हमारा सोल्यूशन है वो है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और नीचे हमारा एनोड मड। तो हमें बताना है कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द इम्प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. Third one is insoluble impurities settle down in the bottom of the anode. The passing of the current through the electrode, the pure metal from the anode dissolved from the electrolyte. तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट रहेगा वो रहेगा ये, कि जैसे ही हम इसमें करंट को पास करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट से, जो प्योर मेटल है वो मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये डिजॉल्व नहीं करेगा। बाकी सब तो हमें दिख रहा है कि यही कुछ हो रहा है, इम्प्योरिटी सेटल डाउन होगी एनोड के पास, ये यहीं से सब दिख रहा है, इसका हो जाएगा डी। इसके बाद चलता है क्वेश्चन एट्थ में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट दैट विच वन इज नॉट करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में है, जो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफरेंट एज इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। हम जो हमारी और एनिमल्स की इंटेस्टाइन है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हम दोनों का खाना क्या होता है, डिफर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर्स एंड पेनक्रियाज, ये भी सही है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, डी देखते हैं, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब फूड बिफोर दे गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। तो ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा इनकरेक्ट, बाकी सब तो करेक्ट है लेकिन ये बोला है इसने इनकरेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन रहने वाला है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट इज़। ये पहले क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है आउटसाइड ऑफ बॉडी में और उसको एब्जॉर्ब करता है, वो क्या हो जाएगा हमारे फंगी राइजोपस। उसके बाद से हमारा रहेगा क्वेश्चन 10, विच मेटेरियल डू नॉट कोराइड इन द मॉइस्ट एयर। अब देखिए इसका आंसर गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सही है, दोनों इजीली कोराइड नहीं होते हैं। अब लेकिन अगर इसने नॉट बोल रखा है तो इसका जो प्योर आंसर होगा वो होगा गोल्ड, क्योंकि सिल्वर इतना तो नहीं होता है लेकिन कुछ अमाउंट में हो जाता है, लेकिन गोल्ड इसका आंसर रहेगा। इसके बाद से 11, सेलेक्ट फ्रॉम द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जो उसकी किस पे डिपेंड होता है, उसकी ग्रोथ पे। तो देख लीजिए, इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच ऑफ द टेम्परेचर, ये तो नहीं हो सकता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ ऑब्जर्व ओनली रूट एंड नॉट इन द स्टीम, ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। उसके बाद रहने वाला है क्वेश्चन 12, द स्टेटमेंट डेट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। जो जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को है वो डिफाइन करता है, वो क्या होता है, देखिए इन इंडिविजुअल ऑफ द गिवन स्पीसीज द जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम। पर्टिकुलर क्रोमोसोम में होता है, पहले सबको चेक कर लेते हैं। अ जीन इज नॉट अ इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, ये रॉन्ग। ईच क्रोमोसोम हैड वन जीन लोकेटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद से रहने वाला है क्वेश्चन 3, इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग
of 15 ampere current rating is for the electric device which has बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई पावर रेटिंग हो जाएगी, जैसे गीज़र। इसका आंसर रहेगा हमारा ए। उसके बाद रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम फर्स्ट कनेक्टेड टू सीरीज एंड देन कनेक्टेड टू पैरेलल। तो पहले 8 को हम सीरीज़ का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 8 + 8 ऐसे करके हम इसको प्लस करते जाएंगे। कितने हैं ये, 4, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 3 और 4। ये हमारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, यानी इसको हम बोलते हैं RS, जो ये दे रखा है। और RP क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी 1/R8। इस टाइप में ये 3 टाइम्स इसको प्लस करेंगे, तो जो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा 32। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद रहने वाला है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स हॉरिजेंटली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ I इज। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पे को मिडवे में है तो इसमें करंट कितना होगा, 0, क्योंकि वो मिड में है। उसके बाद से रहेगा 16, इफ़ द करंट I थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100% एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। तो यहाँ पे को हमें सबसे पहले पता है जो पावर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, I² के। ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब इसके अगर पार्ट करेंगे हम P1 P2, ये भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे को हमारा उसने क्या दे रखा है, इंक्रीज बाय 100%। 100% यानी उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे, तो P2 बराबर हमारा यहाँ पे को आ जाएगा, अगर हम मानेंगे तो P2 = 4P1। 4P1। अब अगर हम इसकी पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 300। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 17, ये है एसर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन, तो इनको भी देख लीजिए। सबसे पहले जो इसके ऑप्शंस है, पहले में है दोनों सही है, यानी एसर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, क्योंकि वो उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। अगला है सही तो दोनों है, पर जो आर है वो ए का करेक्ट रीज़न नहीं है। तीसरा है ए सही है पर आर गलत है। और चौथा है ए भी गलत है पर आर सही है। तो देखते हैं। सबसे पहले जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये है असर्शन। और जो इसका रीजनिंग रहने वाला है वो है एक्स क्रोमोसोम इन द मेल इज़ इनहेरिट फ्रॉम द फादर। जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल के वो इनहेरिट होते हैं फादर के। यानी यहाँ पे कोई इसने सही तो बोला है, असर्शन तो सही है, पर आर क्या है, गलत है। तो इसके लिए इसका आंसर रहेगा सी। अगला है द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन द पीस ऑफ द लेड इज एडेड टू इट। नहीं होता है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो उसको ये कर देता है। ये तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पहला गलत है और दूसरा सही है। उसके बाद से रहने वाला है हमारा 19, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस प्रोड्यूस सेंटर सर्कुलर कॉइल इंक्रीज नंबर ऑफ द टर्न टू इट। ये भी सही है। The current in the each circular turn has the same direction of the magnetic field. Each turn into just add up. ये इसका रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा पहला वाला, कि ए भी सही है, आर भी सही है, और क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। उसके बाद 20th है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं फ्रॉम पल्मोनरी वेन, और जो रीज़न है उसका राइट आर्ट्रियम ट्रांसफ़र करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, जो पंप करता है उसको ऑक्सीजन लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसके भी हमारे दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद से यहीं पे को हमारा क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया। अब है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है अ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ अ स्टेम टूवर्ड लाइट।
ऐसे प्लांट का हार्मोन जो हेल्प करता है उसको लाइट की टूवर्ड बेंड होने में, ऐसे हार्मोन्स का नेम बताइए और वो कैसे इसको अचीव करता है। तो यहाँ से देखेंगे जो द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन्स, ये जो हार्मोन्स है ऑक्सिन्स, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइट के टूवर्ड अपने आप को कैसे बेंड करता है। जो ऑक्सिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये शूट्स टिप, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये इसके कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप में प्रेजेंट होता है, टिप में प्रेजेंट होता है, टिप में प्रेजेंट होता है। द ऑक्सिन्स मूव्स टू द शेडेड साइड ऑफ द स्टेम, ये कहाँ जाता है, शेडेड साइड में जाते हैं स्टेम के। द शेल ऑन द शेडेड साइड ग्रो लॉन्गर देन द शेल ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड, जो शेडेड साइड वाला होता है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है इल्यूमिनेटेड साइड यानी जहाँ पे लाइट हो। इसके कारण जो स्टेम होता है वो बेंड हो जाता है टूवर्ड लाइट, यहाँ को ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेंड हो जाता है लाइट के साइड को। तो ये है हमारा क्वेश्चन 21। उसके बाद से रहने वाला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आ कंपाउंड एक्स, एक ऐसा कंपाउंड एक्स जो कि प्रिपेयर होता है किससे, जिप्सम से, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये तो हमको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2, ये जिप्सम है। इसको जब हम क्या करते हैं, ये हीट करते हैं तो ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो यहाँ पे को ये जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था हमारा, जो क्या बनता है एक्स, जो हमारा क्या है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। डिफरेंस बताना है हमें केमिकल कंपोजिशन में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब जबकि बेकिंग पाउडर होता है जो बेकिंग सोडा प्लस और भी बाइकार्बोनेट या एसिड सॉल्ट्स होता है उनका मिक्सचर होता है। तो ये डिफरेंस है किस किस के बीच, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमने इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। पहला है ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हमने हीट करना है। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को, ये है CuSO4 5H2, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे को कॉपर सल्फेट और वाटर, CuSO4 एंड वाटर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे ड्यूरिंग कुकिंग में क्या होगा, NaCO3, वही हमारा बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इतना सभी को क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए इसके बाद चलते हैं, अब है हमारा 23rd क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेक्रेटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। नेफ्रॉन्स हमें कहाँ मिलते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए, हमें मिलते हैं किडनी में। तो नेफ्रॉन हमें कहाँ मिलता है, किडनी में मिलते हैं। हर जो किडनी होती है उसमें मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट होती है, जो फिल्टरिंग यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एक जो नेफ्रॉन्स है उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है और ट्यूबल्स होता है, जो एक तो फिल्टर करता है ब्लड को और दूसरा क्या करता है, फिर मैं भी समझाऊंगी पीछे प्रोसेस में, पहले वहाँ से जाता है उस पाथ में और फिर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देता है और अच्छी चीज़ों को ब्लड से हमारी बॉडी में भेज देता है। जैसे ये है, देखिए ये जो पूरा डायग्राम है ये है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के डायग्राम में सबसे पहले ये होता है बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, यही पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो जाएगा, ब्लड में जाने के बाद एक बार तो वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे सब फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे से क्या हो जाएगा, जो अच्छा पार्ट होगा वो एक बार यहाँ से निकलेगा, हार्मफुल को वो वेस्ट से निकाल देते हैं यूरिया के फॉर्म में, और जो अच्छा होता है वो दोबारा हमारे कहाँ चल जाता है, बॉडी में चला जाता है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the constituents of solder alloy which property of solder makes it a suitable for the electrical wire। तो ये जो हमारा alloy होता है ये मिक्सचर होता है लेड और टिन का। इसको हम वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक वायर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद से अगला है हमारा 25th, वाई इज़ द डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर कॉज अ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो जो हमारा ओजोन लेयर है उसका डैमेज एक बिग कंसर्न क्यों है,
ओजोन लेयर का जो डिप्लीटेशन हो रहा है ये हमारे लिए बहुत वो है, क्योंकि इसमें क्या हो जाए, जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आती हैं वो सीधे हमारे अर्थ पे आ रही है, अर्थ में आ रही हैं, तो इससे क्या हो जा रहा है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हमारे स्किन कैंसर, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ होती जा रही है। तो स्टेप्स आर टेकन, तो इसमें आप जनरली कोई भी स्टेप्स लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे को ये खाली बता रखा है कि इसे कौन कौन हार्म कर रहे हैं, बाकी आप लोग इसमें खुद ऐड कर लेंगे। उसके बाद है 26, एक नैरो बीम ऑफ लाइट एक्स वाई है, अगर ये किसी प्रिज्म से पास होगी, तो सबसे पहले हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट का डिस्पर्शन होता है एक वाइट लाइट का 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो यहाँ पे कोई ये क्या बनाता है, विबग्योर बनाता है, ये बहुत ऊपर आ गया है, VIBGYOR। तो ये हमारे उसको उसने हमें बोला है कि अगर हमारा कोई प्लेट है, इसमें क्या क्या दिखेगा, VIBGYOR। तो हमारे यहाँ पे को बन जाएगा विबग्योर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इसको ट्रेस करो और बनाओ, ये सब कुछ फिनोमिना बता रखा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका पार्ट बी। इट इज़ ऑब्जर्व द पावर ऑफ द आई इज टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ फार ऑब्जेक्ट डिमिनिशेस विद एज। ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे आई की पावर होती है वो नज़दीकी चीज़ें देखने की और साथ साथ दूर की चीज़ें देखने की कुछ एज के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गिव द रीज़न फॉर अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए रीज़न दीजिए। अगला है ये डिफेक्ट क्यों होता है, इसको बताइए। और अगला है इसके डायग्राम को बताइए और इसको हम कैसे करेक्ट करें वो ये बताइए। अब इसके बाद सबसे पहले इसका जो रीज़न होता है वो होता है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी जो हमारी एज के साथ क्या होता है, हमें ना दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं ना पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। तो इस डिफेक्ट को तो सबसे पहले हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब वीकनिंग, अभी इसका रीज़न क्या होता है, जैसे ये हमारी आई है, अगर ये आई है तो यहाँ पे को क्लियरी मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको एकोमोडेशन करती हैं कि जो हमारी जो ये पीछे चला गया है, तो ये हमारी जो इमेज बनाएगी वो कहाँ पे बनाएगी, रेटिना पे बनाएगी। तो इस मसल्स का काम ये होता है कि यहाँ पे को बनाएगी। लेकिन कुछ टाइम हमारी एज के साथ क्या हो जाती है, ना ये हमें दूर की चीज़ें देखने देती है ना पास की चीज़ें। एक हो जाती है वीकनिंग ऑफ क्लियरी मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है हमारे आई लेंस की, तो इसलिए हमें दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारे डिफेक्ट है वो पीछे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे को कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये वाला लेंस यूज़ करेंगे। तो ये वाले लेंस को यूज़ करने से जो हमारे इमेज यहाँ पीछे नहीं बन रही थी वो कहाँ बन जाएगी, पीछे बन जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पार्ट फर्स्ट। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उसको पार्ट बी में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।